पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने गाजा खान यूनिस में फिर से मोर्टर से हमला कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले जो बड़ी घटना जिसमें रेजिस्टेंस के एक पूरे प्लेटून 15 से 20 फाइटर्स ने जो अटैक किया था आईडीएफ पोजीशन को, उसके लेके हड़कंप मची थी। अब यह घटना हो गई। दूसरी बड़ी बात, हाइफा और तेल अवीव में बॉम्ब शेल्टर्स फिर से खोल दिए गए हैं। उसके बाद यूएस की फ्लाइट्स लगातार सीरिया और जॉर्डन जा रही हैं। यूएई का एक बड़ा आर्म्स कंसाइनमेंट इजराइल पहुंचा है। क्या ईरान से युद्ध की तैयारी है? ये बड़े सवाल हैं। उसके बाद ऑफिशियली गाजा में फैमिन डिक्लेयर होने जा रहा है। आज अभी सुबह से इजरायली बमबारी में गाजा में सिविलियंस पे क्या असर पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ सऊदी अरेबिया और चाइना की डील और रशिया और इंडिया की डील, ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस दिन के एडिशन में, आफ्टरनून एडिशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीच बीच में करते रहे हैं कि हम हेडलाइंस, रात को हमारा जो वीडियो आता है वो न्यूज एनालिसिस होता है और दिन को जो आता है वो हेडलाइंस होती है। और बीच में कई बार हम उसको कंबाइन कर देते हैं, एक ही वीडियो जारी करते हैं रात का। लेकिन आज से हम कोशिश करेंगे कि हम 2 वीडियो जारी करें। आज तो 2 होंगे ही, कल शायद 1 हो, परसों से रेगुलर 2 वीडियोस आपके बीच आएंगे। तो ये देखिए जो सबसे आज इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं वो, उसमें देखिए जो खान यूनिस में फिर से हमला हुआ है और खान यूनिस में जो मोर्टर फायरिंग की है, उस मोर्टर फायरिंग में यह भी सामने आई है बात कि जो पिछला अटैक हुआ था उसके बारे की उसमें नई चीजें, नए राज उसके खुल रहे हैं। क्योंकि आज की मोर्टर फायरिंग भी जिस पोजीशन से की उसमें वही बात आई है कि टनल से निकल के जो रेजिस्टेंस के फाइटर्स हैं वो टनल से निकल रहे हैं और आईडीएफ के कंट्रोल और कमांड सेंटर पर सीधे हमला कर रहे हैं। अभी तक यह था कि आइसोलेटेड इजरायली फोर्सेस जहां मिलती थी तो जो गुरिल्ला फाइटर्स थे रेजिस्टेंस के, वो इंतजार करते थे और उनको पास आने देते थे और फिर हमला करते थे। या कोई इस तरह की व्हीकल जा रही है, जैसे कई वीडियोस में मैंने दिखाया है, उसको पीछा करते थे 1 या 2 फाइटर्स और हमला करते थे। लेकिन यहां जो पिछली घटना से सामने आया कि जो पूरी की पूरी प्लेटून ने अटैक किया, उसके बाद वो सेफली विड्रॉ करी। कल हमने आपको दिखाया था कि अपने टनल्स में वो वापस आए। उसको लेके इजराइल ने भी कुछ इस तरह के वीडियोस प्रकाशित किए हैं और उन वीडियोस से भी साफ हो जाता है कि जो खान यूनिस के जो हमलावर थे, जो हमलावर रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, वो वापस अपने टनल्स में लौट आए। उसके बाद जो मोर्टर फायरिंग आज हुई है उसमें भी कम से कम 4 इजरायली सोल्जर्स के हताहत होने की खबर है। और देखिए जो हमला हुआ था, जो प्लेटून वाला हमला था, उसमें भी एक बात आई है कि जो रेजिस्टेंस फाइटर्स थे वो एक तरह से एक ब्लैक शॉल क्यों ओढ़े हुए थे। और ये ब्लैक शॉल ओढ़ने की जो परंपरा है ये यहिया सिनवार के समय से लोग देख रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत एक तरह से मिलिट्री टैक्टिक्स है कि आप जब फाइटर्स निकलते हैं तो अपना जो मास्क है, जो अपना बुलेट वेस्ट है, जो हथियार है वो तो लेके चलते हैं। उसके बारे में भी इजराइल ने खुलासा किया है। लेकिन एक और खुलासा हुआ है कि वो जो कंबल ओढ़ते हैं, वो कंबल क्यों ओढ़ते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो थर्मल इमेजिंग को वो डिसरप्ट करती है। इजराइल के पास जो इजराइल के टैंक्स होते हैं, इजराइल की मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, उनमें वो इक्विपमेंट होता है कि वो फाइटर्स की थर्मल इमेजिंग करें, उनके नाक नक्शे को रिकॉर्ड कर ले ताकि उनको बाद में असैसिनेट किया जा सके। लेकिन जो वो कंबल ओढ़ते हैं, कंबल एक ऐसी हीट प्रोड्यूस करता है, इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, उस गर्मी में वो कंबल पहनते हैं, उसकी हीट से जो थर्मल इमेजिंग है वो नहीं पकड़ पाती। क्योंकि थर्मल इमेजिंग जो है वो सिर को या बॉडी के किसी आकार को पकड़ती है, शोल्डर को पकड़ती है और वहां से अपना आइडेंटिफिकेशन शुरू करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब फाइटर्स इस तरह से ब्लैंकेट पहनते हैं तो वो जो डस्टी, जो उनके एनवायरनमेंट के डस्टी कलर्स हैं, उनमें वो ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल वो दिखाई नहीं पड़ता। थर्मल इमेजिंग में उनका कोई भी शरीर का आकार दिखाई नहीं पड़ सकता क्योंकि इतनी सोफिस्टिकेटेड इजराइल के पास सर्वेलेंस टेक्निक्स हैं कि वो थर्मल इमेजिंग के थ्रू पूरा चेहरा रिक्रिएट कर देते हैं। अगर उनको जैसे शोल्डर्स का एक हिस्सा मिल जाए तो वो चेहरा भी रिक्रिएट कर सकते हैं। और ये चीज जो रेजिस्टेंस के फाइटर्स अवॉइड करते हैं। कोई डिस्टिंक्टिव यूनिफॉर्म नहीं, कोई स्ट्राइकिंग अपीयरेंस नहीं, गुमनाम लोग आए, एक बड़ा काम करके फिर
गुमनामी में लिप्त हो गए। ये देखिए एक बड़ी मिलिट्री सोच यहिया सिनवार की, मोहम्मद दैफ की, और उसके साथ एक टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक सैक्रिफाइस और एक डिसिप्लिन, ये जो जिस तरह से अल कस्साम के फाइटर्स ने अपने साथ जारी रखा है, ये वाकई दुनिया के लिए आंख खोल देने वाली बात है। उसके बाद इजरायली आईडीएफ ने रिलीज की है, एक प्रेस रिलीज की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फाइटर्स वो लोग लड़े थे और जो खान यूनिस में हमला किया था पूरी प्लेटून ने, उसमें कलाशिनिकोव टाइप राइफल्स थी उनके पास, ये प्रोटेक्टिव गियर था, बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह थी, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस थी और स्ट्रेचर्स भी थे। और उन स्ट्रेचर्स में वो जो इजरायली सोल्जर्स को किडनैप करने की प्लानिंग थी और मोबाइल फोन्स थे। और आपको बता दें इसके बारे में, जो मैंने कल बताया था कि जो कमांडर था वो एक लॉयर था, और उसमें जो अनस अब्दीन जिसका नाम था, और वो टैंक के आगे खड़ा रहा और अपने आरपीजी शेल से मारता रहा, और जब तक टैंक ने उसको कुचल नहीं दिया। दो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बाशिंदे शहीद हुए और इजरायली फोर्सेस में भी 2 मारे गए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल ब्लो है वो इजरायली फोर्सेस को बहुत ज्यादा लगा है। अब देखिए हम इस खबर पे आते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हाइफा और तेल अवीव में बॉम्ब अलर्ट जारी किए हैं, क्यों अब बॉम्ब शेल्टर्स फिर से रेनोवेट हो रहे हैं, उनको इस लायक बनाया जा रहा है कि फिर से उसमें से लोग आ सके। पिछली बार ये हुआ था ईरान इजराइल युद्ध के समय, जब यमन मारता है तब एक भगदड़ मचती है, जो एस्टैब्लिश शेल्टर्स हैं उनमें लोग जाते हैं। लेकिन जब ईरान इजराइल वॉर हुई थी तो उसमें खास शेल्टर्स बने थे। तो अभी जो खास शेल्टर्स बन रहे हैं उनका क्या मतलब है? उसके बाद अमेरिकन एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा सीरिया और जॉर्डन की फ्लाइट्स क्यों वो भर रही हैं, क्या वहां पर हो रहा है? उसके साथ आपको एक चीज और बता दें कि यूएई के कुछ फ्लाइट्स जॉर्डन के एयर स्पेस के ऊपर से निकल के वो इजराइल लैंड करना चाहती थी, लेकिन जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने दी, तो वो दूसरे रास्ते से पहुंची हैं। और यूएई का भी एक जहाज, एक नहीं कई जहाज उनके पहुंचे हैं मिलिट्री कार्गो लेके। और पिछले दिनों कल हमने बताया था आपको कि ईरान की जो इक्तदार एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू हो गई हैं। इस बार नेवल बैटल की बड़ी तैयारी ईरान की है, और ये जहां तक जो मेरी जानकारी है कि ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने वाला, मैंने आपको बताया था अगस्त अंत तक इसकी पूरी संभावना है। अमेरिका ने बहुत कोशिश कर रहा है कि ईरान बातचीत पे, लेकिन ईरान कह रहा है कि पिछली बार बातचीत के दौरान ही अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। और अभी जो G3 कंट्रीज हैं, यूरोप की, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, वो ईरान को एंगेज करना चाहती है। ईरान ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन फिर वही कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो G3 कंट्रीज हैं ये अमेरिका और इजराइल का मुखौटा बन के हमको एंगेज करेंगे और फिर से हम पे हमला करेंगे। ये सूरत हाल है। मैं फिर से कह रहा हूं, ईरान की पूरी तैयारी है। हर वीडियो में मैं इस बात को बताता हूं कि क्या क्या नए हथियार ईरान के पास है। अपने शॉर्ट्स में भी बताया है, कल पूरी इक्तदार एक्सरसाइज बताई है, उसमें जो उनकी नई मिसाइल्स हैं वो बताई हैं। जो खुर्रम शहर 5 मिसाइल है जो अमेरिका 36 मिनट में पहुंच सकती है। उसके साथ साथ एक फतेह मिसाइल्स के भी जो नए वेरिएंट्स आ गए हैं। जो सिजिल मिसाइल ईरान इजराइल वॉर में यूज हुई थी, जिसने दुनिया को चकित कर दिया था, ये सारी तैयारी देखिए दोनों तरफ से है। अब हम इस चीज पे आते हैं, देखिए कि गाजा के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस है वो ऑफिशियली फैमिन डिक्लेयर करने जा रहा है। ये बड़ी चीज है, ऑफिशियली फैमिन। अगर आप यूएनओ को अंडरमाइन भी करिए, जैसे अमेरिका इजराइल करते हैं, अगर आप उसकी एजेंसीज को अंडरमाइन करिए जैसा कि इजराइल अमेरिका करते हैं, फिर भी ऑफिशियली अगर यूएन ने फैमिन डिक्लेयर कर दिया तो मेंबर स्टेट्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आनी पड़ेगी कि फिर अगर आप फैमिन में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो अमेरिका इजराइल क्या यूएनओ की मेंबरशिप छोड़ देंगे? क्या अमेरिका इतना बड़ा कदम उठाएगा कि कहेगा न्यूयॉर्क से अपने हेडक्वार्टर्स अलग करो? पहले ऐसी बातें हुई हैं ट्रंप के समय ही, लेकिन वो बातें ही थी, उस पर इंप्लीमेंट करने का मतलब बहुत बड़ा है। क्योंकि तड़ से रशिया और चाइना अपने यहां वो लोग हेडक्वार्टर्स खोल देंगे। उसके बाद पूरी दुनिया में जो एक यूनाइटेड नेशंस की साख थी और जिसको लेके अमेरिका और इंग्लैंड कहते हैं कि हमेशा, मतलब अमेरिका और यूरोपियन नेशंस कि हमारे द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशन है जो पूरी दुनिया की सेवा करता है। अब वही चीज रशिया और चाइना कहेंगे कि अब हमारे यहाँ इसको तो ये पश्चिमी ताकतों ने हटा दिया, अब ये हमारे यहाँ रहेगा और ये
दुनिया की सेवा करेगा। तो मॉरल जो वेट है पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी का, ये रशिया और चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये देखना, फैमिन जो यूएन डिक्लेयर करेगा, ये एक बड़ी घटना है। उसके बाद अभी तक देखिए 12 गाजा के सिविलियंस शहीद हुए हैं कल रात से आज तक। जब कल रात की हमारी रिपोर्ट आई थी, आज जो 22 अगस्त जो 2025 को जो हम आपको पहली रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद देखिए जो यूक्रेन डील में क्या हो रहा है। यूक्रेन डील में कहीं ना कहीं यह स्थिति आ रही है कि अमेरिका को यह लग रहा है कि रशिया उसकी बात मान नहीं रहा है, और रशिया का यह कहना है कि हम अमेरिका की बात क्यों माने जब यूक्रेन के अंदर हम बड़े स्तर तक घुस गए हैं, और आने वाले दिनों में अगर रशिया की सिक्योरिटी की गारंटी देना, और ट्रंप ने भी कहा है कि रशिया की सिक्योरिटी की गारंटी अगर दी होती तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता, और ट्रंप ने कहा है कि हम सत्ता में होते तो यह युद्ध शुरू नहीं होने देते। तो वही चीज तो रशिया मांग रहा है आज। वो कह रहा है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें जो रशियन स्पीकिंग एरियाज है यूक्रेन के, हम उनको एनेक्स करेंगे, और उसके बाद बाकी जगह हम हमला नहीं करेंगे, उसकी हम गारंटी लेते हैं। लेकिन इसको लेके ट्रंप का रवैया पहले लचीला था। उसके बाद जब यूरोपियन पावर्स ट्रंप के पास गई और वहां पर हाय तौबा मची, उसके बाद ये पूरी स्थिति आई है कि ट्रंप ने ये चीज कहा है कि रशिया इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग बैक, यानी रशिया जो है लगातार एक ऐसा एक एटीट्यूड बनाए हुए है कि वो बराबरी से हमको जवाब दे रहा है। अब सोचिए, ट्रंप की सोच देखिए कि बराबरी से वो दबाव भी नहीं दे। उसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूक्रेन पे हमला रशिया ने जारी रखा है, तो वो क्यों ना जारी रखे। हमने आपको कल भी बताया था कि एक बड़ी ड्रोन फैक्ट्री यूक्रेन की रशिया ने डिस्ट्रॉय की, और लगातार ये रोज घटनाएं हो रही हैं। और जब तक सीज फायर नहीं होता है तब तक तो युद्ध चल ही रहा है। गाजा में इजराइल बार बार कहता है सीज फायर की टॉक्स चल रही है, फिर लेकिन बमबारी जारी है। अभी भी देखिए सीज फायर की टॉक्स चल रही है, लेकिन उसमें नेतन्याहू ने पूरा खेल किया। उसने बेन गिविर और स्मोत्रिच को आगे कर दिया है कि तुम इन टॉक्स को टॉर्पीडो कर दो, इनको खराब कर दो। ये एक पूरी साजिश चल रही है। उसके बाद देखिए इंडिया और रशिया ने जो अमेरिकन प्रेशर इंडिया पे पड़ा है, उसके बाद $100 बिलियन की ट्रेड को एक ट्रेड टारगेट बना लिया है, और ये पूरी इंडिया और रशिया ने तय कर लिया है कि उनका ट्रेड 100 बिलियन तक जाएगा, और 50%, यानी अभी $50 बिलियन है तो अब $100 बिलियन जाएगा। ये पूरी चीज है, ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि एक ट्रंप को ठेंगा दिखाने का एक मौका मिल रहा है। और अमरीश मिश्रा स्पीक्स इस कदम के साथ है इंडियन गवर्नमेंट के, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी का विरोध है वो अलग है, लेकिन जो ये क्योंकि देश की फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, हम लोग लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि चाइना और रशिया के साथ इंडिया को खड़ा होना पड़ेगा, और वो हो रहा है। देखिए, ये किसी व्यक्तिगत नेता के आने जाने से दूर की चीज है। रशिया देखिए इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और इंडिया रशिया का 2nd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, उसमें जो संयुक्त बयान रशिया और अमेरिका का आया, वो यही आया है कि अभी की जियो पोलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और चाइना में एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, यानी सऊदी अरेबिया अपनी एनर्जी के लिए, सऊदी अरेबिया के पास तेल है भारी मात्रा में, तो वो चाइना को देगा। और चाइना के पास जो एनर्जी की टेक्नोलॉजी है, जिससे तेल और ज्यादा रिफाइन भी हो सकता है, और ज्यादा एनवायरमेंटल जो ऑयल रिफाइनमेंट की प्रोसेस है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकती है। ये चाइना के पास टेक्नोलॉजी, तो इसमें आदान प्रदान होने की बात है, और ये बड़ी घटना है, क्योंकि इसी चीज से अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को मना किया था। लेकिन इसमें देखिए बार बार यही समझ में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, वो केवल तेल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहा है। अमेरिका इस मामले में उसको कोई विकल्प नहीं दे पा रहा है। अमेरिका उसको किसी भी तरह से अपना ट्रेड पार्टनर बनाने के लिए या वहां कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। चाइना आ रहा है। चाइना कह रहा है कि अपनी इकोनॉमी को यही समय है, सऊदी अरेबिया से कह रहा है डाइवर्सिफाई करो, नहीं तो एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो इस चीज को लेके देखिए सऊदी अरेबिया की क्योंकि आप मत भूलिएगा कि चाइना ने ही सऊदी अरेबिया ईरान की दोस्ती कराई थी,
और इस दोस्ती से अमेरिका के और इजराइल के मंसूबों पे बड़ा धक्का लगा है। हालांकि सऊदी अरेबिया पे लगातार अभी भी ये चार्ज है और हम भी लगाते हैं कि गाजा की जो भुखमरी है उसके साथ उस तरह से सऊदी अरेबिया खड़ा नहीं हो पा रहा है और अरब देश खड़े नहीं हो पा रहे और उनमें बहुत सारे इल्जाम उन पे लगे। लेकिन इन सबके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान की अपनी व्यक्तिगत बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया एक स्टेट है। वही जैसे हमने नरेंद्र मोदी और इंडियन स्टेट में डिफरेंशिएट किया, वैसे हम यहां पर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबियन स्टेट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया एक स्टेट है, वो उसने देखा है कि मक्का मदीना और काबा पे जो हमला जिस तरीके से इजराइल ने घोषणा की है, ऑलमोस्ट जो ग्रेटर इजराइल की बात नेतन्याहू ने की है, उसमें अपने इंटेलेक्चुअल से उसने कहलवाया है कि उसमें मक्का मदीना भी शामिल है और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी मक्का मदीना के कुछ इलाकों में घुसी हुई है। ऐसी खबर थी 2 साल पहले। अब जो खबर है वो मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि इधर इजरायली जो संबंध है या इजरायली इस तरह की फोर्सेज हैं उनको निकाला गया, ये भी पूरी संभावना है। तो ये देखिए आज के दिन के मेजर हेडलाइंस थे, ये आज के दिन का राउंड अप था। रात को हम न्यूज एनालिसिस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।